तो देश में कोरोना संक्रमण को लेकर आज सबसे बड़ी राहत की खबर आई। इस साल में एक बार फिर एक दिन में नए कोरोना केसेस 1 लाख के कम है। मौत का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 86,498 नए केस आए, जबकि 2,123 संक्रमितों की मौत हो गई। लेकिन करीब 63 दिन बाद ऐसा हुआ है जब 1 लाख से कम केसेस कोरोना के देश में रिपोर्ट हुए हैं। खासतौर पर दूसरी लहर में जिस तरह का इजाफा हुआ था संक्रमण के केसेस में, उसके हिसाब से ये एक राहत की खबर। 24 घंटों का ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब देश भर में करीब 13 लाख है। तो कोरोना के आंकड़े जरूर राहत देते हैं, क्योंकि करीब 63 दिन बाद ऐसा हुआ है जब 1 लाख से कम कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो ये आंकड़े हैं ये आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। 24 घंटे की जो तस्वीर है, अगर इस पर आप नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि 24 घंटे में जो केसेस हैं वो 86,498, यानी 1 लाख से ये नंबर काफी कम हुआ है। हालांकि 2,123 लोगों की मौत अभी भी ये चिंताजनक आंकड़ा है। रिकवरी की संख्या आप देखिए, 1,82,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या देश में इस वक्त 13 लाख के करीब है। तो दूसरी लहर में अब जो ये कमी आंकड़ों में दिखाई दे रही है, ये एक राहत जरूर देती है, लेकिन इसके बावजूद इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी भी तरह की लापरवाही कोविड के प्रति हमारे बिहेवियर में नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि अनलॉक को लेकर भी अब धीरे धीरे सरकारें कदम आगे बढ़ा रही हैं, राज्य अपने हिसाब से कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े ढिलाई में तब्दील नहीं होने चाहिए। इस बात का हम सभी को ख्याल रखना होगा। इस बीच आपको ये कोरोना 2021 का हम ग्राफ दिखा रहे हैं। अगर इस पर आप नजर डालें, 4 अप्रैल से लेकर 7 जून तक की ये तस्वीर है। 4 अप्रैल को जहां 1 लाख प्लस केसेस थे, तो देखिए 15 अप्रैल को किस तरह से बेतहाशा बढ़ते हुए ये ऑलमोस्ट डबल हुए, यानी 2 लाख प्लस केसेस। और 21 अप्रैल को ये केसेस पहुंच गए 3 लाख प्लस। और 5 मई पीक था जब 4 लाख के आसपास ये केसेस थे, 4 लाख प्लस ये केसेस थे। तो देश ने ऐसा वक्त भी देखा जब एक दिन में यानी 24 घंटे में 4 लाख केसेस देश में रिपोर्ट हुए, और ये वो नंबर्स थे जो कि रिकॉर्ड में दर्ज थे, यानी इनमें वो लोग शामिल नहीं थे जिनके टेस्ट नहीं हो पाए या जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समय जो 4 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का करीब करीब 1 महीने का जो ये समय था, ये कोरोना की दूसरी लहर के हिसाब से सबसे घातक देश के लिए साबित हुआ। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने वैक्सीन प्लान को लेकर नई तस्वीर सामने रखी कि अब राज्य नहीं, केंद्र सरकार ही इस वैक्सीनेशन प्लान को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब इस पर अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बीजेपी के टीके के खिलाफ था, लेकिन भारत सरकार के टीके का स्वागत करता हूं। ये बात उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखी है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी टीका लगवाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो इंजेक्शन वैक्सीन कोरोना का लेते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद से लगातार आलोचना का शिकार हो रहे थे अखिलेश यादव, क्योंकि लोग उन्हें रह रहकर उनका ही कहा हुआ बयान याद दिला रहे थे जब उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का टीका है और हम नहीं लगवाएंगे। और जबरदस्त आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा था कि देश के वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किए गए वैक्सीन को वो बीजेपी के टीके के नजरिए से क्यों देख रहे हैं। लेकिन इस बीच मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया से लेकर इधर उधर जब वायरल हुई, जब ये तस्वीर सामने आई, तो उसके बाद अखिलेश यादव का अब ये ट्वीट आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। वो टीके के खिलाफ नहीं है, बल्कि खुद भी वैक्सीन वो लेंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
तो ये वो बयान था अखिलेश यादव का जो हमने आपको सुनवाया, जब उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी का टीका कहकर उसे टोटली रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था ना तो हम ऐसा टीका लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद सबको फ्री टीका दिया जाएगा। और उनके इसी बयान को लेकर जबरदस्त आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ पर वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस आलोचना के बाद अखिलेश यादव ने भी आखिरकार अब ये ट्वीट किया कि भारत सरकार के प्लान के वो साथ हैं और खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। और लगातार बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि जिन लोगों ने टीके को लेकर भ्रम फैलाया उसकी कीमत देश ने चुकाई है। ये वर्जन अक्सर बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से दिया गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधन दिया तो उनके बातों में भी इसका जिक्र था। विपक्ष ने कैसे इस पर वार किया, देखिए। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश सभा में आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे। मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। और ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की जो मांग थी, दिल्ली की भी जो मांग थी, वो यही थी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो इस देश में पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसी तर्ज पे वैक्सीन का कार्यक्रम भारत देश में चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया, सुओ मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कहा कि इरेशनल है, अतार्किक है। कैसे भाई इस तरह से दाम का ये हो सकता है? आप निजी कंपनियों को दे रहे हैं, डिसाइड करें कि उनके प्रोडक्ट का क्या है। उसके बाद आप राज्यों को कह रहे हैं कि आप खरीदिए और राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कई राज्य जो है ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, अराजकता की स्थिति है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दिया। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में जीत के लिए बीजेपी की सारी रणनीति सीएम योगी के चेहरे के इर्द गिर्द होगी। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत के लिए दम लगाएगी।
जी मजबूती से बने रहेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते, और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे चुनाव होगा। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूं कि अपराध उनके शासन में मंत्रिमंडल विस्तार पर जरूर थोड़े कयासबाजी अभी भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी सूत्रों ने यह कह दिया है कि फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूत होकर उभरे हैं और पिछले हफ्ते भर से चल रही तमाम सियासी कयासबाजी शांत होती भी उनसे भेंट नहीं कर पाया था, तो शिष्टाचार बस आज मुलाकात किया है। स्वाभाविक है, इतने पुराने परिचित और प्रभारी बनने के बाद उनसे मिलना आज तक। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार वायरस का हमला बच्चों पर हो सकता है और यही वजह है कि देश में बच्चों के वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 12 से 18 साल की उम्र के बीच के ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई। इससे पहले पटना और नागपुर में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये हालांकि शुरुआती कोशिश है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 9 महीने में बच्चों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन देश में तैयार हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे मॉल नहीं जाते, पार्क जाना बंद है, खेल कूद घर की चारदीवारी तक सीमित है। कोरोना का संक्रमण जब जब तेज होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और घर में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आशंका है कि तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे और उम्मीद है कि बच्चों को सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। दिल्ली के एम्स से अच्छी खबर आई है, वहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। पहले दिन 25 से 30 बच्चों को एम्स में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है।
दिल्ली एम्स के इस क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय संभाल रहे हैं। आज तक ने उनसे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझी। जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। बच्चों को वही वैक्सीन दी जा रही है जो बड़े लेते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों पर क्या असर होता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है, वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता, उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। सीरो सर्वे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना से बच्चे संक्रमित नहीं हुए। आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला, लेकिन बच्चों में मजबूत इम्यूनिटी की वजह से कोरोना बहुत असर नहीं दिखा पाता। हालांकि आशंका है कि तीसरी लहर में वायरस ज्यादा ताकत से हमला करेगा, इसलिए हमारी तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है, बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज्यादा ही इन्फेक्ट हुए। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.2% के आसपास थे, और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में 2 और शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। रविवार को नागपुर के मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 3 जून को पटना के एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं, और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे, और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि इस ट्रायल में बच्चों का चयन कैसे होता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चे ही प्रोग्राम में इनरोल किए जाते हैं। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट, और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी, और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता तीसरी लहर की सटीक टाइमिंग क्या होगी और इसका असर कितना होगा। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। तो तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स के अपने बयान हैं। इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, और ऐसे में जब ये कयास लग रहे थे कि क्या तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया और ये जो ट्रायल इस वक्त हो रहा है, ये अपने आप में बहुत अहम। पटना एम्स में बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज कल सोमवार को पूरा हो गया। कल 12 से 18 वर्ष के 17 और बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। इसके साथ ही पहले चरण में पटना एम्स में कुल 27 बच्चों को वैक्सीन का पहला टीका दिया जा चुका है। ट्रायल के तौर पर टीका लेने वाले बच्चों को 2 घंटे तक रोक कर रखा गया। जब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया तो उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई।
इससे पहले 3 जून को 3 बच्चों को और 6 जून को 7 बच्चों को टीका लगाया गया था। इन सभी को दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन के बाद लगाया जाएगा। बच्चों में भी कोरोना संक्रमण उसी रफ्तार से फैला जिस रफ्तार से वयस्कों में। राहत की बात यह है कि बच्चों को आईसीयू में भर्ती करने के ज्यादा मामले सामने नहीं आए, पर अब उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जो उनकी इन्फ्लेमेशन थी उनकी बॉडी में वो अभी भी चलती जा रही थी और उसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कि आप देखेंगे कि उनके इंटेस्टिन्स भी मतलब इफेक्ट हो जाती हैं, हार्ट, लंग्स, तो वो उनको मल्टी ऑर्गन इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका जो है इसके लिए जो ट्रीटमेंट जो करी गई है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिससे वो उसकी जाने से देने से लगा है कि बच्चे ठीक हो गए हैं, मोस्टली ठीक हो गए। बच्चों को बचाना है तो वैक्सीन जल्द लाना है। 3 शहरों में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के साथ ये मुहिम तेज हो गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आप खुद एक्सपर्ट से सुनिए। इनके मुताबिक कोरोना संक्रमण से बच्चों पर खतरा वैसे तो बड़ों के मुकाबले कम देखा गया है, मगर इनमें इन्फेक्शन का असर लंबे समय तक रहता है। कई चीजें थी इस वायरस के बारे में जिसको हम पहली बार देख रहे हैं, एज डॉक्टर्स भी पहली बार देख रहे हैं। और ये बच्चों में देखा गया है कि बच्चों को इन्फेक्शन होने के बाद, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद रिकवरी भी हुई है। दूसरी लहर के दौरान राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी बिहार समेत देश भर से बच्चों के संक्रमित होने के मामले सामने आए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12 साल तक के बच्चों में इन्फेक्शन की दर बड़ों के बराबर ही रही। देश भर में बड़े लोगों में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 24% रही, वहीं बच्चों में संक्रमण की दर लगभग 23% रही। यही वजह है कि सरकार भी मानती है कि अगर तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। लेकिन 2 बातें याद रहे कि एक तो यह है कि अगर वायरस ऐसा बिहेवियर करता है कि यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू करे, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। तमाम राज्यों के अस्पतालों में जहां पीडियाट्रिक वार्ड में तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं देश में बच्चों के वैक्सीनेशन का काम भी आगे बढ़ गया है। कोवैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल जारी है, मगर कुछ और भी वैक्सीन हैं जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला 12 से 18 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। जल्द ही ये कंपनी सरकार को वैक्सीन के लिए लाइसेंस की अर्जी दे सकती है। बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन समेत कई देश मंजूरी दे चुके हैं। वयस्कों की जहां तक बात है तो सरकार ने करीब 70 करोड़ लोगों को साल के आखिर तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का दावा किया है। वहीं 18 साल से कम के बच्चों की बात करें तो उनकी भी तादाद करोड़ों में है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ताजा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वहीं 2011 में इनकी आबादी कुल आबादी का लगभग 40% यानी 49 करोड़ से ज्यादा थी। इस हिसाब से भी कम 100 करोड़ डोज की जरूरत होगी। फिलहाल 45 से ऊपर के ही लोगों को पूरी तरह वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का संकट है। ऐसे में बच्चों को पूरी तरह वैक्सीन लगाने का काम चुनौतियों भरा रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल करने की चुनौती है, तो देश में दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कश्मीर घाटी के ऐसे ही 3 जिलों से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां मुश्किलों का दरिया पार कर मिशन वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस कश्मीर में पैदल नदी पार करनी पड़ती है, जिस कश्मीर में घाटी में पैदल ही जा सकते हैं, उस कश्मीर में वैक्सीन लगाने का काम पूरी तेजी से हो रहा है।
लोगों को खेतों में जाकर टीका लगाया जा रहा है। दुर्गम इलाकों में भी घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की मुहिम का असर देखने को मिलता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के पहले उस गांव की तस्वीर है जहां सभी को वैक्सीन लग चुकी है। ये बांदीपुर जिले का व्यान गांव है, जिसकी चर्चा आज सारे देश में हो रही है। बांदीपुरा के इस गांव की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 609 लोगों की है, जिसमें से सभी 600 वयस्कों को कोरोना का टीका लग चुका है। कश्मीर में इस तरह का रिकॉर्ड बनना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि विकट भौगोलिक संरचना वाले व्यान गांव तक पहुंचना आसान नहीं। यहाँ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल टीम को 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये गांव घाटी में बहुत दूर दराज के इलाके में पड़ता है, इसीलिए वैक्सीन लगाने के लिए आ रही टीम को इस दुर्गम इलाके में पैदल आना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की सारी कोशिश देश में चर्चा का विषय बनी। बांदीपुरा की तरह बाकी रिमोट एरिया में भी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इस तरह से नदी को पार करती है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की तस्वीर है। वीडियो में सबसे पहले 2 महिलाओं और एक पुरुष को उनके घुटने तक बहने वाली नदी में उतरते देखा जा सकता है। तीनों एक दूसरे को पकड़े दिखते हैं, जिसके बाद 2 अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी वैक्सीन का बॉक्स लिए हुए दिखाई देते हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वालों में कश्मीर की फ्रंट लाइन वर्कर तबस्सुम भी है, जो खेतों में जाकर किसानों को वैक्सीन लगाती है। तबस्सुम अब तक 7000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचने का टीका लगा चुकी है। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम में कोरोना के फैलाव पर लगाम लग चुकी है। इसका सारा श्रेय घाटी के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जिनकी मेहनत की वजह से घाटी सारे देश को राह की दस्तक देती है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।